हेलो एंड वेलकम टू द कैपिटल स्टडी सर्कल। कैपिटल स्टडी सर्कल में आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि हमारा प्रैक्टिस सेट चल रहा है यूपी टीजीटी पीजीटी सिविक्स के लिए, यूपी एचईएससी नेट जेआरएफ पॉलिटिकल साइंस के लिए और तमाम सारे जो दूसरे एग्ज़ाम्स हैं, चाहे यूपीएससी हो, यूपी पीसीएस हो या स्टेट पीसीएस हो, जहाँ पे भी पॉलिटिकल साइंस से रिलेटेड कुछ अगर आप पढ़ना चाहते हैं या जानना चाहते हैं तो ये टेस्ट सीरीज़ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें जो क्वेश्चन है उसको सॉल्व किया जाता है, साथ ही साथ आने वाले जो क्वेश्चन आ सकते हैं जिसकी संभावना होती है उसका एक प्रेडिक्शन करते हैं और उसके भी आंसर हम सॉल्व करते हैं, ताकि आसानी से हम जज कर पाएँ कि आने वाले दिनों में जैसे लगातार डिफ़िकल्टी लेवल जो है उसका कठिनाई का जो लेवल बढ़ाया जा रहा है, तो हम समझ जाते हैं कि अगर इतने सालों के प्रैक्टिस से कि हम समझ जाते हैं कि आने वाले दिनों में उसके आगे की क्या चीज़ पूछी जा सकती है। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए हम आते हैं, पहला क्वेश्चन देख लेते हैं कि जो हमारा अभी तक 75 क्वेश्चन हो चुके हैं इस टेस्ट सीरीज़ के 76 नंबर पे। और अगर आप जुड़ना चाहते हैं हमसे ऑफलाइन भी, तो हमारे जो फ़ोन नंबर दिए हुए हैं और व्हाट्सएप नंबर, उस पर कॉल या मैसेज कर सकते हैं, हमसे ऑफलाइन भी जुड़ सकते हैं। और हमारी क्लासेस अब लखनऊ के अंदर, यूपी के अंदर भी आ गई हैं। और अब जो भी लोग कहते हैं ऑनलाइन भी जुड़ना चाहते हैं तो हमें मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं, इससे हम ऑनलाइन क्लासेस जो है उसमें आपको ऐड कर सकते हैं। तो टेस्ट सीरीज़ तो हमारी चल ही रही, क्लासेस हमारी अलग हैं। टेस्ट सीरीज़ यूट्यूब पे फ्री है, आप जितनी भी चाहे देख सकते हैं। और अगर आपकी कोई क्वेश्चन हो, अगर आप पीडीएफ चाहते हैं या कोई और क्वेरी हो, तो आप हमसे व्हाट्सएप पे, फ़ोन पे या यूट्यूब पे भी मैसेज कर सकते हैं। इसके अलावा मेल आईडी हम आपने जो वीडियो के एंड में करेंगे। तो क्वेश्चन पहले शुरू करते हैं। द पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक कौन थे? तो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी के लेखक पूछे जा रहा है कौन थे? तो माओ, लेनिन, मार्क्स और स्टालिन। तो इसमें 4 नाम दिए हैं, माओ, लेनिन, मार्क्स और स्टालिन। तो इसका सही आंसर क्या है कि पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी कार्ल मार्क्स की बुक है। और ये क्यों लिखी गई? क्योंकि इससे पहले पुरोधा जो है, पुरोधा ने फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी लिखी थी। फिलॉसफी ऑफ पॉवर्टी मतलब इंग्लिश में, हिंदी में देखें तो गरीबी, जो यह कह रहे हैं कि जो दर्शन है उसकी गरीबी मार्क्स ने लिखी। दर्शन की गरीबी, गरीबी का दर्शन अगर हिंदी में ट्रांसलेट करें तो पुरोधा ने लिखे थी। और पुरोधा अपने समय के एक एनार्किस्ट, अराजकतावादी चिंतक थे। और वो उनका एक स्टेटमेंट है कि कोई भी संपत्ति जो है वो चोरी ही है। अगर आपके पास प्राइवेट प्रॉपर्टी है तो वो चोरी है, क्योंकि किसी और जानवर के पास संपत्ति नहीं होती, तो आपने नेचर से कुछ चुराया है। तो अब इसको पलट के जो पॉवर्टी ऑफ फिलॉसफी जो है ये कार्ल मार्क्स लिखते हैं, उसमें इनके जो सवाल है, उनकी जो आइडिया है उसका जवाब देते हैं। तो कार्ल मार्क्स इसका सही जवाब हो गया। आगे बढ़ते हैं, 77 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। वित्तीय आपातकाल की घोषणा किस अनुच्छेद के तहत की जाती है? अभी हमने इसको कुछ दिनों पहले ही देखा था कि वित्तीय आपातकाल की योजना की घोषणा किस अनुच्छेद में की जाती है? 350, 356, 256, 360। 256 में क्या होता है? पॉलिटिकल इमरजेंसी, कि अगर कोई के राज्य में सरकार नहीं है तो वहाँ पे राज्यपाल शासन, राष्ट्रपति शासन लागू होगा, उसको कहते हैं 356। 360 जिसको हम कहते हैं वित्तीय शासन, आपातकाल, फाइनेंशियल इमरजेंसी। और भारत में अभी तक कोई भी फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी है, तो फाइनेंशियल इमरजेंसी नहीं लगी, लेकिन 360 का प्रावधान है कि अगर वित्तीय व्यवस्था जो है पूरी तरह से चरमरा जाए तो फाइनेंशियल इमरजेंसी भी लग सकती है। आगे बढ़ते हैं, 78 पे पहुंचते हैं। 78 नंबर क्वेश्चन जो है वो क्या कह रहा है? किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटा दिया गया? ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, क्योंकि ये लगातार पूछा जाता रहा है। और इसको अगर आप देखेंगे तो घुमा फिरा के कहीं ना कहीं से ये पूछा ही जाता है। तो किस संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के अधिकार का मूल अधिकार से 42वां, 43वां, 44वां, 45वां?
तो ये कब हुआ था? 1978 में। और 44वां संविधान 44th अमेंडमेंट था, इसमें क्या किया गया, इसको हटा के जो फंडामेंटल राइट था प्रॉपर्टी, उसको हटा के कहाँ कर दिया गया? आर्टिकल 300A में। अब ये क्या हो गया है? कॉन्स्टिट्यूशनल और लीगल राइट हो गया है। तो ऐसा नहीं कि संपत्ति के खिलाफ है, संपत्ति का अधिकार तो है लेकिन फंडामेंटल राइट नहीं है। अगर देश और समाज या राज्य को ज़रूरत पड़ती है तो प्रॉपर्टी पे उसका अधिग्रहण कर सकती है, उस पर कुछ बिल्डिंग बना सकती है, हॉस्पिटल, स्कूल या इस तरह की चीज़ें खोल सकती है, या इसके अलावा वो लोगों में बांट भी सकती है जो अगर किसी के पास बहुत ज़्यादा ज़मीन है और कुछ लोग बिल्कुल ज़मीन नहीं है तो वो बांट सकते हैं। तो फंडामेंटल राइट से हटा दिया गया है। लीगल राइट है, ऐसा नहीं किसी की भी प्रॉपर्टी कभी भी छीन ले गवर्नमेंट, ऐसा भी नहीं है। आगे बढ़ते हैं 79 पे। भारत की संसद से व्यक्त होता है। ये तो बचपन वाला क्वेश्चन आ गया कि भारत की संसद किससे मिलके बनी होती है, व्यक्त होता है, क्या क्या चीज़ होगी? लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति। लोकसभा, राज्यसभा, लोकसभा, राज्यसभा। तो हम सभी जानते हैं, हमने पढ़ा है बचपन से ही कि भारत की संसद से का मतलब होता है आशय लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट। ये सब तीनों मिलके ही जो है भारत की संसद का निर्माण करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं, 79 हो गया, 80 नंबर देख लेते हैं। इंडिया विंस फ्रीडम, ये किसने लिखा? ये भी बचपन का क्वेश्चन हो गया। बचपन में हम लोग पढ़ते थे कि इंडिया विंस फ्रीडम किसने लिखी, डिस्कवरी ऑफ इंडिया किसने लिखी। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू हो गए, तो या महात्मा गांधी जो है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ। तो इसका सही जवाब क्या है? इंडिया विंस फ्रीडम, अब्दुल कलाम आज़ाद। और इन्होंने इसमें क्या लिखा है? अपना जो पार्टीशन का जो आइडिया था, पार्टीशन के समय जो चीज़ें हुई उसको लेके अपना ओपिनियन, अपना पर्सपेक्टिव रखा और अपना जो पर्सनल एक्सपीरियंस है वो भी रखा। ओरिजिनली ये बुक लिखी थी उर्दू में, फाइनली ट्रांसलेट होकर आती है इंडिया विंस फ्रीडम में। तो आगे बढ़ते हैं, 81 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 81 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा है? भारत के राष्ट्रपति का वेतन है। भारत के राष्ट्रपति का वेतन, ये एक्चुअली पुराना क्वेश्चन है, उस समय पे अगर देखेंगे तो कम था, लेकिन आज के समय ये हो गया है, इसमें वो दिया ही नहीं है। 50,000 रुपये प्रतिमाह नहीं, 1 लाख रुपये, 1,50,000 रुपये प्रतिमाह, 75,000 रुपये प्रतिमाह। 1,50,000 से भी इसको बढ़ा दिया गया है, इसको कर दिया गया है 2016 में कितना? 5 लाख रुपये पर माह। तो अब 5 लाख रुपए की जो है ये इसमें से कोई नहीं है, लेकिन 5 लाख इसका सही आंसर होगा आज के समय अगर पूछा जाता है तो। या इससे पूछ सकते हैं कि पहले कितना था, तो अलग बात है, 16 से पहले। कौटिल्य ने राजा को निम्न में से किन अवगुणों से बचे रहने को कहा? दूसरों के धन के प्रति लोभ, अधिक शयन, मिथ्या व्यवहार, उपयोग सभी। तो कौटिल्य जो है एक रियलिस्ट थिंकर थे, यथार्थवादी थिंकर थे, जो राजा को बताते थे कि किस तरह से काम करना चाहिए। और उनकी जो सबसे फेमस बुक है अर्थशास्त्र है, जिसमें राजनीति शास्त्र के ऊपर एंशियंट टाइम, प्राचीन भारत की सबसे प्रमुख कृति मानी जाती है। और इवन ये माना जाता है कि प्रिंस से इसको कंपेयर किया जाता है, और बहुत से लोग कहते हैं, मैक्स वेबर खुद कहते हैं कि ये प्रिंस से भी खतरनाक है, इट इज मोर डेंजरस देन प्रिंस। मैकियावेली की जो प्रिंस है उससे भी खतरनाक बुक है ये। तो इसमें, लेकिन इस बुक में क्या कहते हैं, या अगर हम टोटल देखें टोटलिटी में, तो कौटिल्य का जो आइडिया था कि दूसरों के धन के प्रति लोभ नहीं होना चाहिए राजा में, अधिक शयन नहीं करना चाहिए, मिथ्या व्यवहार नहीं करना चाहिए। इट मीन्स कि उपयुक्त सभी जो हैं वो सही आंसर है। आगे बढ़ते हैं 83 में। अगर उसी समय में हम प्रिंस को कंपेयर करें तो प्रिंस में भी कहते हैं कि लोमड़ी की तरह चालाक होना चाहिए, और कहते हैं फॉक्स की तरह जो है, लोमड़ी की तरह चालाक और शेर की तरह बहादुर होना चाहिए। 83 नंबर क्वेश्चन, महात्मा गांधी द्वारा असहयोग आंदोलन को स्थगित करने का निर्णय का निम्न में से किसने समर्थन किया था? अब ये देखिए, लाला लाजपत राय, मोतीलाल नेहरू, सी आर दास। अगर देखें
तो लाला लाजपत राय तो बिल्कुल अगेंस्ट में थे, और लाल बाल पाल जो रेडिकल माने जाते थे तो ये तो बिल्कुल विरोध में थे। मोतीलाल नेहरू और CR दास भी इससे काफ़ी नाराज़ होते हैं और एक अलग पार्टी का निर्माण करते हैं, स्वराज पार्टी। कांग्रेस से उनके मतभेद हो जाते हैं, तो ये भी नहीं सपोर्ट करते हैं। तो सही आंसर क्या है? इनमें से कोई नहीं, कोई भी सपोर्ट नहीं करता। सडनली जो है वापस ले लेते हैं। असहयोग आंदोलन 83 के बाद 84 देखते हैं। भारत में केंद्र में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ? 84 भारत में पहली गैर कांग्रेसी सरकार का गठन कब हुआ, ये पूछ रहे हैं कि इसमें सही आंसर 1968, 1971, 1971 के बाद 1977, तो 1979। तो पहली बार कौन बनता है? सबसे पहले अगर गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री को देखें तो मोरारजी देसाई। ऑल तो पहले वो कांग्रेस में रहते हैं, लेकिन कांग्रेस छोड़ के जनता पार्टी में चले जाते हैं। तो जनता पार्टी की गवर्नमेंट पहली बार गैर कांग्रेसी बनती है 1977 में, और मोरारजी देसाई पहले गैर कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनते हैं। इससे पहले जवाहरलाल नेहरू, लाल बहादुर शास्त्री और इंदिरा गांधी रह चुकी थी। अब जो है पहली बार जनता पार्टी की सरकार बनती है गैर कांग्रेसी। आगे बढ़ते हैं 86 नंबर पे, 85 नंबर पहले देख लेते हैं, उसके बाद 86 तो जाएंगे। ओके, एक ध्रुवी विश्व व्यवस्था का उदय का कारण था। एक ध्रुवी, जिसको हम कहते हैं कि यूनिपोलर, इंग्लिश में कहें क्या कहेंगे हम? यूनिपोलर। और द्विध्रुवी जो होगा, द्विध्रुवी, उसको कहेंगे बाईपोलर। और बहुध्रुवी जो होगा उसको कहेंगे मल्टीपोलर। तो एक ध्रुवी कब बनता है? चेकोस्लोवाकिया के विघटन के बाद, सोवियत संघ का विघटन, यूगोस्लाविया का विघटन, और इनमें से कोई नहीं। तो अभी हमने, अगर हम फ्रांसिस फुकुयामा को हमने पढ़ा था, वो एंड ऑफ द हिस्ट्री एंड द लास्ट मैन। एंड ऑफ द हिस्ट्री किसको बोल रहे थे कि इतिहास का ही अंत हो गया? वो इस घटना को बोल रहे थे। और कब लिखे थे उन्होंने? 1992 में। और ये बुक, और 91 में क्या हुआ था ये। और उसके बाद कह रहे थे कि अभी एक ही आइडियोलॉजी बची है, वो है उदारवाद या लिबरलिज्म की, और वही बेस्ट आइडियोलॉजी मानी जाएगी। ऑल्दो ऐसा होता नहीं है, कुछ 10 ही साल के बाद इनको लगता है कि नहीं, जिसकी वजह से ये सोच रहे थे कि ये एक आइडियोलॉजी होगी तो संघर्ष नहीं होगा, उससे ज़्यादा ही अगर आज के समय देखें तो ज़्यादा युद्ध हो रहे हैं। चाहे रूस यूक्रेन का देखें, चाहे वो अफ़गानिस्तान के अंदर देखें, चाहे वो ईरान में देखें, इराक में देखें, कहीं भी, सीरिया में देखें, लेबनान में देखें, तो वहाँ पे युद्ध हो रहा है। तो सोवियत संघ का जब विघटन हो जाता है तो शीत युद्ध खत्म हो जाता है, जिसको हम कहते हैं कोल्ड वॉर एंड हो जाता है। कोल्ड वॉर का मतलब ये था कि डायरेक्ट वॉर नहीं हो रही थी, लेकिन आज के समय देखें तो डायरेक्ट वॉर ज़्यादा हो रही है। तो आइडिया है एक ध्रुवी व्यवस्था। इसीलिए मॉर्टन कैप्लान क्या कहते हैं कि सबसे बैलेंस तरीका क्या होता है, वो है बाईपोलर, द्विध्रुवी व्यवस्था जो है वो सबसे अच्छी मानी जाती है, कि जहाँ पे दो पोल हो। आगे बढ़ते हैं, 86 नंबर क्वेश्चन पे पहुँच जाते हैं। 86 नंबर का जो क्वेश्चन है, अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत किसके द्वारा प्रतिपादित किया गया? ये बड़ा अच्छा क्वेश्चन है कि अतिरिक्त मूल्य, इसको इंग्लिश में अगर आप देखेंगे तो समझ जाएंगे। इंग्लिश में कहते हैं सरप्लस वैल्यू। ऑल्दो इसमें रूसो है, मार्क्स है, लास्की है, मिल है। यहाँ पे अगर रिकार्डो हो जाता तब फिर कन्फ्यूज़न हो जाता है, क्योंकि रिकार्डो ने ही अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत पहले दिया, लेकिन उसी को क्रिटिसाइज़ करते हुए उसकी जो फ्लॉज थे, उसमें जो कमियां थी, वो बताते हैं कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स बोलते हैं अपनी बुक दास कैपिटल में कि सरप्लस वैल्यू क्या है। सरप्लस वैल्यू उनके अनुसार जो है कि अगर कोई व्यक्ति, मान लीजिए आप मेहनत करते हैं, आप मेहनत करके कोई प्रोडक्ट बनाते हैं, प्रोडक्ट की कीमत 100 रुपये है, आप इसको 500 में बेच रहे हैं, तो आप 400 रुपये जो ले रहे हैं वो प्रॉफिट माना जाएगा, और प्रॉफिट आपकी मेहनत है, क्योंकि आपने मेहनत की है, इसलिए 400 एक्स्ट्रा ले रहे हैं। बोले लेकिन यही समस्या जो पूंजीवाद है उसमें ये होता है कि क्योंकि आपके पास कच्चा माल नहीं है, तो
तो आपने किसी और से लिया या किसी और ने दिया, आप उसकी फैक्ट्री में काम कर रहे हैं। अब जो बिकेगा सामान वो भी 500 में बिकेगा, या हो सकता है सस्ता मिल बेचने के चक्कर में 400 में बिके, लेकिन 400 में से 100 रुपये का तो सामान लगा अभी भी, लेकिन उसमें से जो मज़दूर को मिलेगा हो सकता है 50 रुपये मिले। तो अगर व्यक्तिगत रूप से वो मजदूर मेहनत करता तो उसको 400 रुपये का प्रॉफिट हो रहा था, यहाँ पे उसको 50 रुपये या 100 रुपये मिल रहा है। तो जो एक्स्ट्रा 200 रुपये गए वो किसके पास गए? मालिक के पास। तो हर मजदूर पे वो 200 रुपये कमा रहा है, तो मालिक जो है वो बहुत तेज़ी से अमीर हो जाता है, सरप्लस। अब बोला कि यही जो पैसा है वो सरप्लस है। अब ये सरप्लस लेके वो दूसरी फैक्ट्री खोल देगा, फिर उसमें मजदूर रखेगा, फिर उनसे भी कमाएगा, फिर तीसरी। तो बोले कि सरप्लस जो है ये क्या है? सरप्लस बोले कि मजदूरों का शोषण है, उसी से सरप्लस बनता है मार्क्स के अकॉर्डिंग। रिकार्डो के अकॉर्डिंग कहते हैं वो प्रॉफिट से ही तो नई फैक्ट्री खोल रहा है ये, ठीक है, मार्क्स बाद इसीलिए बराबरी की बात कर रहा है। आगे बढ़ते हैं, 86 के बाद 87 पर चले जाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये तो सबको मालूम है, अंतर्राष्ट्रीय इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस कहाँ पे है? ये द हेग, नीदरलैंड में इसका है। और यूनाइटेड नेशन के जो 6 ऑर्गन है उसमें से एक महत्वपूर्ण अंग है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस, इसलिए द हेग में। सही आंसर सी। आगे बढ़ते हैं, 87 के बाद 88 में जाते हैं। शिमला समझौता निम्न में से किस देश के बीच हुआ? तो शिमला समझौता भारत बांग्लादेश, भारत श्रीलंका, भारत भूटान, भारत पाकिस्तान। क्या आंसर होगा? सभी को मालूम है वैसे तो, भारत पाकिस्तान के बीच शिमला समझौता होता है। कब होता है? 2 जुलाई 1972। क्यों? 71 में बांग्लादेश का फॉर्मेशन होता है, निर्माण होता है, उसके बाद शिमला समझौता होता है कि जो टेरिटरी जो बन गई है और जो ट्रूप हैं वो जो बंदी बनाए गए हैं या उनको वापस किया जाएगा। जो टेरिटरी अगर एक दूसरे के पास पहुंच गई तो वो वापस की जाएंगी। इन सब चीज़ों को लेके कि हम इसको एग्रीमेंट देते हैं, और वहाँ से माना ये जाता है कि जो भी हुआ उसके आगे फॉरवर्ड, लुक फॉरवर्ड, अब आगे देखा जाए। और ये किसके बीच हुआ? ये भी हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जुल्फ़िकार अली भुट्टो, जो कि बेनज़ीर भुट्टो के पिताजी थे। बाद में इनको सजाए मौत दी गई वहाँ पे। तो भारत पाकिस्तान 1972 2 जुलाई जुल्फ़िकार अली भुट्टो इंदिरा गांधी के बीच ये हुआ, और आगे बढ़ने के लिए हुआ कि मूव फॉरवर्ड करते हैं। सही आंसर डी। आगे बढ़ते हैं, 89 देख लेते हैं। 89 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नाम के पुस्तक के लेखक कौन है? अभी हमने कल भी ये देखा था कि रिप्रेजेंटेशन के ऊपर कौन बात करता है, कि कंसिडरेशन ऑन द रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट पूरी बुक का नाम था। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नाम से भी जाना जाता है। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की आइडिया किसका है? H.G. वेल्स, C.D. बर्न्स, J.S. मिल, अरस्तू। तो हमने कल भी ये क्वेश्चन अलग तरीके से घूम फिर के आया था, इससे पहले हमने इसको डिस्कस किया है। तो J.S. मिल रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट की बात करते हैं, जिसमें हमने बताया था कि पहली बार ये वुमेन को वोटिंग राइट देते हैं। इनका सानिध्य होता है, इनका एक फ्रेंड होती है जो फीमेल होती है, जो बहुत इंटेलेक्चुअल लेडी होती है, जो समझाती है, इनको भी चीज़ समझ में आती है। उससे पहले वुमेन को वोटिंग राइट नहीं था। ऑल्दो ये वोटिंग राइट सबको, यूनिवर्सल सफरेज की बात नहीं करते हैं। ये कहते हैं जो पढ़े लिखे हों उनको मिलना चाहिए, जो टैक्स पे करते हों उनको मिलना चाहिए, या वोटिंग भी अलग अलग वैल्यू के हिसाब से होनी चाहिए। कि मान लीजिए कोई बहुत पढ़ा लिखा आदमी है तो उसके वोट की वैल्यू ज़्यादा हो, कम पढ़ा लिखा तो उसके वोट की वैल्यू कम हो, ऐसी बातें करते हैं। आज की तरह यूनिवर्सल सफरेज तो नहीं है, लेकिन वुमेन को सबसे पहले देते हैं। तो सी जो है ये सही हो जाएगा। 89 के बाद 90 है। डॉक्टर B.R. अम्बेडकर के मतानुसार भारत में लोकतंत्र का मार्ग में सबसे बड़ी बाधा क्या है? तो सबसे बड़ी बाधा डॉक्टर अम्बेडकर के बहुल राजनीति, संप्रदायवाद, क्षेत्रवाद, जाति प्रथा। तो सबसे अधिक जो चीज़ें हैं वो उस पर बोलते हैं कि बहुल राजनीति तो खुद ही मल्टी पार्टी डेमोक्रेसी टाइप का आइडिया कॉन्स्टिट्यूशन में लाते हैं। तो
और इनके अकॉर्डिंग सबसे अधिक काम भी करते हैं एनिहिलेशन ऑफ कास्ट नाम की जो पुस्तक है कि जातियों का अंत होना चाहिए। तो जाति प्रथा को ये बोलते हैं सबसे बड़ी कमजोरी है भारत में लोकतंत्र बनाने के लिए। तो सही आंसर डी। आगे बढ़ते हैं 91 में देख लेते हैं क्या है। लोक युद्ध पीपल्स वॉर की संकल्पना विकसित करने का श्रेय जाता है। पीपल्स वॉर हमने इससे पहले भी डिस्कस किया है, ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि पीपल्स वॉर किसका आइडिया है। और इसी के साथ लेनिन का, रूसो का, ग्रामसी का, माओ से तुंग का। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? माओ से तुंग। माओ जो है कहाँ पे है? चाइना में है। तो पीपल्स वॉर में जो है इसके कुछ चीज़ें और भी रिलेटेड है जो याद रखनी है। पीपल्स वॉर के अलावा कल्चरल रेवोल्यूशन, सांस्कृतिक क्रांति का आइडिया भी इनका ही है। इसके अलावा लेट द 100 फ्लावर ब्लूम्स, इसका मतलब है कि 100 फूलों को खिलने दो, मतलब अलग अलग विचारधाराओं को पनपने दो। इसके अलावा जो है इन्होंने मार्क्स का जो आइडिया था उसको पलट के रख दिया था। मार्क्स ने बोला केंद्र से जो है क्रांति होगी, मजदूर करेगा केंद्र से क्रांति। इन्होंने क्या किया? पीजेंट, किसानों को जोड़ के क्रांति की और परिधि की तरफ से क्रांति करके केंद्र पे कब्जा किया। और फाइनली चाइना एक कम्युनिस्ट कंट्री बनता है माओ से तुंग की नेतृत्व में, और वहाँ पे कम्युनिस्ट क्रांति होती है। तो ये जो आइडिया है माओ का है। आगे बढ़ते हैं 91 के बाद 92। इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है, यह कथन किसका है? ये इम्पोर्टेंट है। इतिहास, हिस्ट्री इज द ग्रेवयार्ड ऑफ एरिस्टोक्रेसीज। ये पूछ रहे हैं कि किसका है? एरिस्टोक्रेसीज मतलब कुलीन वर्ग जो है उसका इतिहास। अगर आप पढ़ेंगे तो किसका इतिहास पढ़ते हैं? शुरू से अगर आप एंशिएंट इतिहास में जाएंगे तो कुलीन वर्ग, राजा का ही इतिहास होता है। राजा के समय राजा जो है उसी का इतिहास। और बाद में अगर देखें तो मार्क्सिस्ट थिंकर जब आते हैं तो मार्क्सिस्ट जो हिस्टोरियन है या दूसरे लोग वो कहते हैं कि इतिहास तो आम आदमी का भी हो सकता है। कि जैसे हम हड़प्पा की बात करेंगे तो हड़प्पा में आम आदमी क्या करता था, या मुगल पीरियड में आम आदमी क्या कर रहा था उसका भी तो इतिहास होगा। वहाँ पे किसान क्या कर रहा था, मजदूर कैसे रह रहा था, वहाँ पे शिक्षक क्या करते थे, वहाँ पे टेलर क्या करते थे, उसका भी इतिहास है कि टेलर क्या करते थे, कितना पैसा कमाते थे। तो बाद में तो आइडिया आता है, लेकिन उससे पहले जो मार्क्सिस्ट हिस्टोरियन से पहले जो था वो हमेशा कुलीन राजाओं को, अगर आप देखेंगे एंशिएंट टाइम में चले जाएँ तो बुद्ध से लेके अगर मॉडर्न मुगल तक आए तो सभी जो इतिहास में ज़्यादातर चीज़ें जो बात हो रही हैं वो किसकी हो रही है? राजाओं की, एरिस्टोक्रेसीज की ही बात हो रही है। तो ये कौन कहता है? प्लेटो, मॉस्का, बर्नम, पेरेटो। अब यहाँ पे आएंगे तो हम इसमें से जानते हैं प्लेटो तो नहीं कहेंगे। पेरेटो और मॉस्का में डिफरेंस है। तो पेरेटो जो है एलीट थ्योरी बात देते हैं। एलीट थ्योरी का मतलब कहते हैं कि सिस्टम कुछ भी हो जाए, अल्टीमेटली जो है वो जो एलीट है, जो संभ्रांत वर्ग है, राज वही करता है। क्यों? क्योंकि राज जो अमीर लोग होते हैं या जो संभ्रांत वर्ग है वो कम होने के साथ ही यूनाइटेड होता है, और जो गरीब होते हैं जिनकी समस्याएं ज़्यादा है, लेकिन अगर इवन डेमोक्रेसी के अंदर भी जो गरीब है वो यूनाइटेड नहीं रह सकता। तो इसलिए बोला कि हमेशा जो माइनॉरिटी है, कम लोग जो है वो राज करते हैं, क्योंकि वो लोग भले अलग अलग धर्म के हों, भले अलग अलग हों, लेकिन वो यूनाइट रहते हैं क्योंकि वो संभ्रांत घरों के हैं, और संभ्रांत लोग हमेशा यूनाइटेड रहते हैं। तो यह आइडिया किसका हो गया? पेरेटो का, कि पेरेटो इतिहास कुलीन वर्गों का शमशान है। आगे बढ़ते हैं 93 पे पहुँचते हैं। निम्नलिखित में से किस विचारक ने अपने चिंतन में राज्य और समाज में विभेद नहीं किया है? ये 93rd है कि कौन सा विचारक ऐसा है जो अपने चिंतन में राज्य और समाज को अलग अलग नहीं करता है? तो कौन है? कांट है, टी.एच. ग्रीन है, हेगल है, जॉन लॉक है। तो हेगल, कांट, जॉन लॉक और टी.एच. ग्रीन। तो कौन ऐसा है? इसमें अगर सही आंसर देखेंगे तो कौन है? हेगल। हेगल जो है वो समाज और राज्य में अंतर नहीं करते कि राज्य जो होगा वो समाज ही होगा अल्टीमेटली। इससे पहले जो है सिविल सोसाइटी की बात करते हैं कि राज्य भी बना ही नहीं है कभी। राज्य जब बढ़ेगा तो राज्य का मतलब है गॉड, मार्च ऑफ गॉड, मार्च ऑफ गॉड ऑन अर्थ।
मतलब ईश्वर का पदार्पण ही जब हो जाएगा सीधे सीधे तभी राज्य बनेगा, जहाँ सब कुछ परफेक्ट होगा, सभी लोग एक दूसरे से मिलके बात मतलब एक दूसरे के लिए सोचेंगे। जैसे फैमिली होती है उसी तरह से फैमिली का बड़ा रूप होगा राज्य। तो राज्य और समाज अलग अलग नहीं रहेगा, क्योंकि फैमिली में हम ये नहीं कहते कि किसी की कोई कमजोरी है किसी की वजह से तो उसको कम पैसे मिले या उसका कम सम्मान मिले या कम ट्रीट करें, ऐसा नहीं होता है। कि अगर फैमिली में कोई व्यक्ति जो है किसी तरह से कोई अपाहिज हो या किसी तरह से कोई समस्या से ग्रसित होता है तो सब लोग उसको मिल के सॉल्व करते हैं, ना कि उसको कहते हैं बायकॉट करते हैं। तो उसी तरह कि राज्य भी जब बनेगा, अभी वो कहते हैं कि राज्य बना ही नहीं, राज्य बनेगा तो एक फैमिली की तरह पूरा राज्य होगा। आगे बढ़ते हैं 94 पे देख लेते हैं। अमेरिकन संविधान द्वारा किसकी शक्तियां निश्चित कर दी गई हैं? संघ की, राज्यों की, एक दो दोनों की, किसी की भी नहीं। तो अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन क्या कहता है? मैंने आपको कई बार बताया, अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन में जब कभी टकराव होता है तो संघ का या फेडरल गवर्नमेंट और स्टेट के बीच या राज्य के बीच, तो किसकी बात मानी जाती है? राज्य की बात मानी जाएगी, संघ की बात नहीं मानी जाएगी। तो उसका किसको सीमित कर दिया? सॉरी, या मैं क्वेश्चन आगे बढ़ते हैं 94 पे। अमेरिकी संविधान द्वारा किसकी शक्तियाँ निश्चित कर दी गई हैं? संघ की, राज्य की। तो हमने बात की संघ की शक्तियाँ निश्चित कर दी गई हैं कि इतनी है, उसके बाद जो चीज़ें बचेंगी, नई चीज़ों पर कोई लॉ बनाना होगा, कुछ करना होगा, तो राज्य अपने अपने यहाँ बना सकते हैं। प्रत्येक राज्य का अपना कॉन्स्टिट्यूशन है, प्रत्येक राज्य का अपना झंडा है और प्रत्येक राज्य का अपना सिटीजनशिप भी है, नागरिकता भी है। और इसकी वजह से उसको ट्रू फेडरल भी बोलते हैं। और उसकी वजह से एक कह सकते हैं मजबूत सरकार बन के आती है केंद्र में, क्योंकि केंद्र के पास शक्तियाँ कम हैं। तो जो शक्तियाँ, जो सुरक्षा है, इकोनॉमिक आइडिया है, फॉरेन अफेयर्स है, ये सब चीज़ें देखते हैं। बाकी चीज़ों में केंद्र को टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आगे बढ़ते हैं 94 के बाद 95। यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, संघर्ष और शोषण पर आधारित भौतिक प्रगति समाज को अमानवीकरण की ओर ले जाती है, किस विचारक से संबंधित है? अब ये थोड़ा सा कठिन क्वेश्चन है कि यह अभिमत की प्रतिस्पर्धा, जिसको हम कहेंगे इंग्लिश में कंपटीशन, कॉन्फ्लिक्ट और एक्सप्लॉयटेशन पर आधारित भौतिक समाज, जो मटेरियलिस्टिक सोसाइटी है, वो इनह्यूमैनिटी की तरफ ले जाता है। तो कौन बोलता है? कांट, रूसो, मार्क्स। हमने मार्क्स को पढ़ा, ऐसी बात नहीं उन्होंने कहीं बोली। रूसो को ही पढ़ा। रूसो ऑल तो थोड़ा सा इससे रिलेटेड बोलते हैं कि प्रगति जो है उसने मनुष्य को बुरा ही किया है, लेकिन अमानवीय बना दिया है ये नहीं कहते। तो इसका सही आंसर क्या है? कांट इस बारे में डायरेक्टली बात नहीं करते। एरिक फ्रॉम ये सही आंसर है। इसका सही आंसर क्या हो गया? डी, एरिक फ्रॉम ये कहते हैं। आगे बढ़ते हैं 96 नंबर क्वेश्चन पे पहुंचते हैं, जल्दी ख़त्म करते हैं और इसके बाद एक क्विक रिवीजन करेंगे हम, ताकि जो पिछली चीज़ें पढ़ी हैं वो भूल ना जाए। तो विधानसभा में किसी दल के निर्वाचन सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? क्योंकि हमने बात की थी कि दल बदल जो है वो होता है तो विधानसभा में किसी दल के निर्वाचित सदस्यों के दल बदल पर निम्नलिखित में से किसने प्रतिबंध लगाया? किसने प्रतिबंध लगाया? देख लीजिए। 52 52वां संविधान संशोधन, 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जन प्रतिनिधित्व कानून, संविधान का 42वां संशोधन अधिनियम, संविधान का 74वां संशोधन अधिनियम। तो ये कब हुआ? 1985 में। क्यों हुआ? क्योंकि उस समय लगातार जो आया राम गया राम वाला आइडिया हुआ था, उसकी वजह से कि एक व्यक्ति ने दिन भर में ही 3 पार्टी बदल दी, तो उसकी वजह से हुआ कि कुछ तो कंट्रोल किया जाए। तो उसके लिए हुआ कि एक विप का निर्माण किया जाए, विप। तो विप जो होगी, जो
व्यक्ति जिस पार्टी के सिंबल से टिकट लेके जीता है, अब वो पार्टी का एक चीफ विप होगा जो इशू करेगा कि अगर किसी क्रूशियल इशू पे अगर वोट करना है तो कहाँ पे वोट करेगा। वो अपनी पार्टी के जो आइडिया उसके अगेंस्ट में जाके वोट नहीं कर सकता। अगर ऐसा करता है तो उसकी सदस्यता समाप्त हो जाएगी। तो ये जो आइडिया आया था 1955 में 52वां संविधान संशोधन, जो 52वां संविधान संशोधन अधिनियम है, उसके तहत लाया गया था। और तो ऐसा हर जगह नहीं होता। यूएस में अगर आप जाएंगे तो वहाँ पे नहीं होगा, अगर ब्रिटेन में रहेंगे तो वहाँ पे क्या होता है कि दूसरे पार्टी को भी वोट दे सकते हैं अगर आपका एजेंडा अच्छा है। तो हमारे यहाँ विप होने से एक फ़ायदा है, एक नुकसान है। कि फ़ायदा क्या है? तो फ़ायदा यह है कि दल बदल नहीं कर सकता आसानी से आदमी, पैसे से नहीं बिकेगा, ये सब चीज़ें हैं। लेकिन कई बार ऐसे महत्वपूर्ण जो बिल होते हैं जहाँ पे लोगों को लगता है कि सही तो है लेकिन पार्टी गलत बोल रही है, तो भी वो नहीं सही चीज़ का साथ दे पाते, ऐसा भी हो सकता है। इसीलिए यूएस में वो चीज़ें हैं कि लॉबिंग हो सकती है और दूसरी पार्टी के लोग भी आपके बिल को सपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर बिल में क्वालिटी है, बिल से लोगों का भला होने वाला है, तो अगर आपको ऐसा लगता है, भले पार्टी को ना लगे, तो आप उसको वोट कर सकते हैं। तो दूसरी जो मैच्योर डेमोक्रेसीज हैं वहाँ पे तो ऐसा होता है, लेकिन हमारे यहाँ उसका गलत फ़ायदा उठाया जा सकता है, क्योंकि वो पैसा लेके बिक जाएंगे, वो अपने किसी एजेंडा के थ्रू बिक जाएंगे, तो इसलिए वो चीज़ें नहीं है। तो 96 तो ए उसका सही होगा। 97 पहुँचते हैं। 97, निम्न में से कौन सा पद केवल संसदात्मक शासन प्रणाली में ही होता है, पाया जाता है? संसद में ही सिर्फ होगा। जो पार्लियामेंट्री जो आइडिया होता है, एक सेकेंड, उसके अंदर ही ये पद पाया जाता है। कौन सा ऐसा है पद पार्लियामेंट्री आइडिया में? राष्ट्रपति का पार्लियामेंट्री से कोई संबंध नहीं। उपराष्ट्रपति, साम्राज्ञी मतलब क्वीन, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, पीएम। तो पीएम हमेशा जो होता है वो पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी में ही होता है। तो आप ब्रिटेन का एग्जांपल देखें तो वहाँ पीएम होता है। आप इंडिया का एग्जांपल देख सकते हैं, यहाँ भी पीएम होता है। इजराइल का एग्जांपल देख सकते हैं, वहाँ भी पीएम होता है। और तो फ्रांस में थोड़ा सा दिक्कत है, प्रेसिडेंट और पीएम के पास बराबर शक्तियाँ होती हैं। तो सही आंसर डी हो जाएगा इसका। आगे बढ़ते हैं, 98 पे पहुँचते हैं। 98 नंबर, अब बस 2 क्वेश्चन है, उसके बाद हम एक क्विक रिवीजन करेंगे। जॉन लॉक ने अपने चिंतन में निम्न में से किसको एक प्राकृतिक अधिकार स्वीकार नहीं किया? तो जॉन लॉक किसको कहते हैं? जॉन लॉक का बेसिक आइडिया क्या है? लाइफ, लिबर्टी एंड प्रॉपर्टी, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति का अधिकार। तो इसमें देख लेते हैं, जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति तो हो गए। समानता का अधिकार नहीं है, क्योंकि एक उदारवादी चिंतक थे जॉन लॉक। उदारवाद में समानता के पे बल नहीं दिया जाता। बाद में उदारवाद में जब वेलफेयर स्टेट मिलाया गया या नियो लिबरलिज्म जब आता है, तो वहाँ पे समानता पे भी बल दिया जाता है, लेकिन समानता सबसे पहली प्रायोरिटी ऐसा नहीं है। जीवन, स्वतंत्रता और संपत्ति, ये तीनों बेसिक, और इसको कहते हैं प्राकृतिक अधिकार है मनुष्य का, जॉन लॉक के अकॉर्डिंग। अब हम आते हैं 99 नंबर क्वेश्चन पे। संसदात्मक शासन प्रणाली में वैधानिक संप्रभु कौन होता है? संसदात्मक, पार्लियामेंट्री टाइप ऑफ डेमोक्रेसी में, पार्लियामेंट्री टाइप डेमोक्रेसी में कौन होता है संप्रभु? सोवरेन कौन होता है? राष्ट्रपति, संसद, प्रधानमंत्री, न्यायपालिका। तो सिंपल सी बात है, पार्लियामेंट्री है तो संसद जो है वो संप्रभु होगी। तो संसद में, अगर संसद के अलावा भी कहें तो जनता और भी ज़्यादा, अगर जनता होता यहाँ पे तो संसद अगर कोई डिसीजन ले और जनता उसको नहीं माने तो उसको बदलना पड़ेगा, या संसद को ही जनता अगली बार नई संसद चुन लेगी। तो अल्टीमेट संप्रभु कौन हो जाएगा?
जनता, लेकिन यहाँ पे जनता के ही रिप्रेजेंटेटिव है संसद, तो संसद भी इसका सही आंसर है। अगर जनता नहीं है तो संसद ही लगाएंगे, तो बी इसका सही आंसर हो जाएगा। अब हम पहुँचते हैं आखिरी क्वेश्चन पे, जो कि बहुत इम्पोर्टेंट भी है, कई बार पूछा गया है, ये आपको मैं बता चुका हूँ। तो बिम्स्टेक के बारे में है। बिम्स्टेक का फुल फॉर्म क्या है? बे ऑफ बंगाल इनिशिएटिव फॉर मल्टी सेक्टोरल टेक्निकल एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन। तो ये चीज़ें बिम्स्टेक है। अब बिम्स्टेक के मेंबर कौन कौन से हैं? तो सबसे पहले कौन हो गया? बांग्लादेश, सार्क का भी मेंबर है बांग्लादेश, और इसका भी भूटान, इंडिया, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसमें पाकिस्तान नहीं है बिम्स्टेक में, क्योंकि बे ऑफ बंगाल की है, तो बे ऑफ बंगाल की तरफ नहीं है, पाकिस्तान दूसरी तरफ है, तो उसकी वजह से भी है। और वो तो अब ये तो हो गए इसके मेंबर। अब ये पूछ रहा है कि दूसरा शिखर सम्मेलन जो कि नवंबर 2008 में आयोजित हुआ था, कहाँ हुआ था? तो पहला शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? ये हुआ था थाईलैंड, बैंकॉक में। पहला भी पूछ सकता है, बैंकॉक। दूसरा इंडिया में, न्यू दिल्ली में। तो ये सही आंसर हो गया सी। अब इसी के साथ अगर पूछ ले कि आखिरी कब हुआ था, कहाँ पे हुआ था, तो आखिरी हुआ था 30 मार्च 2022 में श्रीलंका, और श्रीलंका के भी किसमें? कोलंबो में। और ये 22 में क्योंकि हो रहा था क्या, कोविड का दौर था, तो ये ऑनलाइन या जिसको हम कहेंगे वर्चुअल हुई थी मीटिंग। तो कहाँ पे हुई थी? आखिरी जो हुई है श्रीलंका के कोलंबो में वर्चुअल मीटिंग हुई है। अब हम आगे बढ़ते हैं, और इससे पहले कि हम अपनी जानकारी दें, आपको ये बताना चाहेंगे कि अब हमारा इंस्टीट्यूट है वो ऑफलाइन भी आ चुका है लखनऊ के अंदर। तो जो लोग हमसे आसपास हैं, जुड़ना चाहते हैं, तो ऑफलाइन क्लासेस भी कर सकते हैं, ऑनलाइन भी क्लासेस जारी हैं। तो आप हमारे इस फ़ोन नंबर पे या ईमेल आईडी पे या वेबसाइट विज़िट करके आप हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। तो 2 मिनट के अंदर एक क्विक रिवीजन भी कर लेते हैं, बाकी डिटेल आपकी लिखी हुई है। तो रूल ऑफ लॉ डॉक्ट्रिन किसने किया था? एबी डाइसी ने। इसके अलावा ऑस्टिन का हमने देखा था कि आइडिया कॉमन थ्योरी ऑफ लॉ, कौटिल्य के यान जो चढ़ाई करने मिलिट्री एक्सपेडिशन की बात किया था, जयप्रकाश नारायण की पार्टीलेस डेमोक्रेसी की बात हमने की थी, कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की बात हुई थी। 91st अमेंडमेंट जो है 15% सीट जो है मिनिस्ट्री 15% ही हो सकती है, ये हुआ था। इसके बाद 94th में है कि झारखंड में, छत्तीसगढ़ में ट्राइबल मिनिस्ट्री बन सकती है, इस पे भी हम लोगों ने बात की थी। नीलम संजीवा रेड्डी जो हैं वो पहले अनअपोज, अभी तक के अनअपोज एकमात्र प्रेसिडेंट हैं, जो 1977 से 82 तक रहते हैं। और इसके अलावा अगर आर्टिकल 344 है, लैंग्वेज रिलेटेड कोई चीज़ है, तो वो आर्टिकल 344 के तहत देखी जाएगी। श्रीलंका में 5th जो सार्क की 15th समिट हुई वो श्रीलंका में हुई थी, ये भी हमने बात की थी। इसके अलावा जो है आर्टिकल 28 की बात की थी, अटेंडेंस ऑफ रिलीजियस की, आप रिलीजन जो माइनॉरिटी है वो अपने रिलीजन को प्रमोट कर सकता है। गांधी इरविन पैक्ट 5 मार्च 1931 को हुआ था। पूर्ण स्वराज जो कांग्रेस के अधिवेशन कब हुआ था? लाहौर के अधिवेशन में रावी नदी के तट पे 31 दिसंबर 1929 को जो है वो पूर्ण स्वराज की बात हुई थी। और इसके बाद प्लूरलिज्म जो लास्की का आइडिया था, कंसंट्रेशन ऑन रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट या रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट के नाम से वो किसकी है? J.S. मिल की। ग्लोरियस रेवोल्यूशन से किसका रिलेशन था? जॉन लॉक का। और अगर ब्लड रेवोल्यूशन की बात करें तो वो हॉब्स का था। इसके अलावा सिटीजनशिप की बात हुई थी विलियम बेयर्ड की। और वेलफेयर स्टेट में किन किन चीज़ों पे ध्यान दिया जाएगा? इकोनॉमिक, सोशल, पॉलिटिकल सिक्योरिटी, तीनों पे। और इसके अलावा पोस्ट कॉर में CO पूछा था क्या है? तो कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा
पूरा देखें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग, कोऑर्डिनेटिंग, रिपोर्टिंग एंड बजटिंग, और इसमें टोटल 7 फैक्टर है ना कि 8। CO कोऑर्डिनेशन है। इसके अलावा पब्लिक अकाउंट कमेटी के बारे में पूछा गया था कि उसमें कितने मेंबर हैं। उसमें 22 मेंबर होते हैं, और पब्लिक अकाउंट कमेटी क्या करती है, वो देखती है फाइनेंशियल चीज़ों को, और 22 मेंबर में से जो 15 हैं वो लोकसभा से आते हैं, और जो 7 हैं वो राज्यसभा से आते हैं। तो ये सब चीज़ें थी। इसके अलावा हमने फाइनेंशियल इमरजेंसी का पूछा था कि फाइनेंशियल इमरजेंसी लग सकती है, कौन लगा सकता है, तो इसलिए जो है लोकसभा लगा सकती है। इसके अलावा जो है कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कब लागू हुआ था, हमारा संविधान कब बन के तैयार हुआ था, 26 नवंबर को 1949 को, और 2 साल 11 महीने 17 दिन लगे थे, और 165 मीटिंग हुई थी इसकी। पहला जो पंचायती राज जो शुरू हुआ था उसका पहला मॉडल कहाँ पे स्थापित किया गया था, राजस्थान में नागौर में 1959 में 2 अक्टूबर को। फाइनेंस कमीशन किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है, 280। यूपी असेंबली में पूछा गया था कितनी सीट है, 403। पूना पैक्ट कब हुआ था, तो 1932 में हुआ था, BR अम्बेडकर और महात्मा गांधी के बीच, 24 सितंबर 1932, और गांधी जी उस समय कहाँ थे, यारवाड़ा जेल में थे। इसके अलावा जो है इंट्रोडक्शन टू द स्टडी ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन किसने लिखी थी, LD वाइट ने लिखी थी, ये भी हमने बात की थी। तो ये सारे जो फैक्ट्स थे हमने पिछले पढ़े थे, इसको बस याद करने के लिए कि जल्दी जल्दी बोल दिया हमने कि फिर से रिवाइज हो जाए, इसमें से कुछ चीज़ें तो याद रहेंगी ही आपको। तो यहीं पे अपनी बात ख़त्म करते हैं। अगर आप हमसे जुड़ना चाहते हैं तो ऑब्वियसली फ़ोन कर सकते हैं 6001203135 पे, 6001939975 पे। हमारी वेबसाइट है www.capitalstudycircle.com। फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पे कैपिटल स्टडी सर्कल पर जुड़ सकते हैं, और ईमेल अगर हमको करना तो ईमेल भी कर सकते हैं। अगर आपको PDF या इस तरह की कोई भी चीज़ जरूरत हो तो capitalstudy20@gmail.com पे कर सकते हैं। इसके अलावा जो लोग रिसर्च से रिलेटेड है, अगर उनको कोई सहायता की ज़रूरत है तो वो हमें कर सकते हैं। फ्री ऑफ कॉस्ट हम रिसर्च असिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं। इसमें तमाम हमारे जो प्रोफेसर्स हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में हैं हमसे जुड़े, वो आपको मदद करेंगे, चाहे वो JNU हो, DU हो, जामिया, अलीगढ़, BHU या IT के अंदर। तो तमाम सारे जो हैं लोग हमको सपोर्ट कर रहे हैं, और आप भी जुड़ सकते हैं। अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं, आप हमसे कुछ सपोर्ट चाहते हैं तो भी जुड़ सकते हैं। तो थैंक यू वेरी मच। यहाँ पे अपनी बात ख़त्म करते हैं।